माननीय अपने बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, अमर बावरी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार 17, 18, 20 साल तक रहा, झारखंड में आपने राज किया, झारखंड में आप लोगों ने झारखंड को बर्बाद किया है और बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे थे हमारे साथी अमर बावरी जी ने। इनका मैं कहना सभी लोग आगरा है अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछना चाहते हैं, इनसे कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये नौकरी की बात कर रहे थे, ये नौकरी की बात कर रहे हैं तक जाते हूँ अध्यक्ष महोदय। जाइए जाइए जाइए। बोलिए, कंटिन्यू रखिए अध्यक्ष महोदय, अमर बावरी जी बड़ी लच्छेदार भाषण दिया सर, और कहा कि अभी की सरकार ने वादा किया, चुनाव के पहले वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और वो बोल रहे थे तो उनको मैं जेहन में याद दिलाता हूं अध्यक्ष महोदय, ये सारे के सारे भाग जाने का काम करते हैं। अब उनसे पूछा जाए अमर बावरी जी से कि आपके देश के प्रधानमंत्री 14 में क्या कहा था, आपके प्रधानमंत्री जी ने कितने लच्छेदार भाषण के साथ भाइयों बहनों मोदी के लाओ, देश को आबाद करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनसे मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वादा किया था कि यदि जो हमारी सरकार बनेगी तो काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आया, किसके खजाने में गया, अंबानी अंबानी के खजाने में चला गया अध्यक्ष महोदय। उन्होंने वादा किया था सारे भारत के लोगों को बैंक में खाता खुला दिया अध्यक्ष महोदय, कहा 15 लाख रुपया हम देंगे और हम जब सरकार बनाएंगे तो 2 करोड़ की नौकरी देंगे अध्यक्ष महोदय। ये प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। उन साथियों से मैं जानना चाहता हूं कि आपके वादे, आपके गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री उस दिन के वो पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह जी ने सारे हिंदुस्तान के टीवी पर बोला, ये तो चुनावी वादा था, ये चुनावी जुमला था, हम ऐसा नहीं देने का काम करेंगे। 23 दल के भारतीय जनता पार्टी से कोई धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। ये भारत जलाओ पार्टी है अध्यक्ष महोदय, और आज हम लोग के बीच में कह करके गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कहां गया 2 लाख की नौकरी, 2 करोड़ की नौकरी, और क्या किया अध्यक्ष महोदय? आज किसानों पर अत्याचार किसने किया अध्यक्ष महोदय? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। वो आपने एमएसपी लागू नहीं किया, 3 काला कानून भारत में ला करके किसानों के 13 महीना तक रोड पर आपने धरना देने का आपने विवश किया, और कहा कि और क्या कहा, ये आतंकवादी है, ये बुद्धि परजीवी है, ये पाकिस्तानी है, ये सारे जितने गंदे अफवाह थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में कहा अध्यक्ष महोदय। आज मैं जानना चाहता हूं उन साथियों से, देश का पेट भरता है किसान, देश का पेट भरता है किसान, आज उनकी मांगे हैं एमएसपी लागू करो। यदि जो एमएसपी लागू हो जाता है अध्यक्ष महोदय, तब पूरे हिंदुस्तान के किसान खुशहाल हो जाएंगे, एक दाम होगा अध्यक्ष महोदय। आज हमारे यहाँ पैक्स के माध्यम से जो हम लोग 2050 रुपए धान खरीदते हैं अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ भी यदि जो भारत वर्ष के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में सोचने का प्रयास करता है, तब पूरे भारत में एमएसपी लागू करके किसानों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान और जय किसान की बात किया था अध्यक्ष महोदय, आए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भारत के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने लाचार हो गया। कहा जाता है अपने थूका है और अपने चाटने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। आज किसानों के जीत हुआ है, मजदूरों के जीत हुआ है, 60% गांव में रहने वाले किसानों के जीत हुआ है। मैं चाहता हूं बादल जी, आपने पैक्स के माध्यम से आज पूरे झारखंड में
सैकड़ों पैक्सों को खोलाया है आपने, आप किसानों के दाम दिलाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं बादल जी को कि आपने पैक्स के माध्यम से 2050 रुपये क्विंटल धान लेने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि किसान पैक्स के दुकान में धान दे। आज बिचौलिए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में बिचौलिए हावी है, बादल जी बिचौलिए हावी है। 1200 रुपये क्विंटल धान खरीद रहा है अध्यक्ष महोदय, 1200 रुपये किसान के धान खरीद रहा है अध्यक्ष महोदय। हम लोग इसको एक पंचायत में बादल जी पैसे की दुकान खोल दीजिए, जिससे किसान अपना धान बेचेगा। और वादा करिए 1 महीने में आधा पैसा आप दें, 1 महीने में आधा पैसा दे और 3 महीने में सारा का सारा पैसा उन किसानों को दे देंगे, तो निश्चित तौर पे आपका पैक्स में लाखों टन आपका धान उपजेगा, वो आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपने पैक्स की दुकान खुलाया है, इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय कि पैक्स के माध्यम से हम लोग धान खरीदने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग के बीच में हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से आपको बताने का काम किया था, माननीय मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में लाया था, और कई बार हमने कहा है इस सदन में कि हमारे यहाँ जो हजारीबाग के जिले में अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति के लोग सारे लोग रहते हैं, जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। अभी लोबिंदा कह रहे थे कि हमारे आदिवासी के जमीन यदि जो बिक जाएगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिले के अंदर में अनुसूचित जाति के सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, उनके पास एक धूर जमीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, उनके पास एक धूर जमीन नहीं है। वो घर रहेगा कहाँ? क्या वो पाकिस्तानी हो जाएगा, क्या वो बांग्लादेश से हो जाएगा, क्या वो जापानी हो जाएगा, या कहाँ भेजना चाहते हैं? मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाहे ऊंची जाति के लोग हैं, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जंगल में वो बसा हुआ है घर में अध्यक्ष महोदय, जंगल में घर बनाता है, वो सैकड़ों बरस से रह रहा है अध्यक्ष महोदय। वन विभाग ने कानून बनाया है कि जंगल में बसने वाले को हम जमीन नहीं देने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आप सर्वे करवा लीजिए, हजारीबाग जिला चाहे कोडरमा जिला चाहे गिरिडीह जिला, जो जंगल इलाके में रहता है अध्यक्ष महोदय, उन गरीबों को आप बिन वन पट्टा देने का काम करेंगे, तब उसको हम लोग प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। उनके जातीय आवास से प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिसके कारण से वो काफी उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण लाया हूं, आपको बताने का काम किया हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, और यहाँ हमारे सदन में माननीय मंत्री लोग रहे, मैं आग्रह करूंगा कि गरीबों के घर अंतिम व्यक्ति जो गरीब है उसके घर में दिया जलाने का काम करे, तब झारखंड के गरीबों का रोशनी होगा और आपको आशीर्वाद देने का काम करेगा। यह मैं आग्रह विनती करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक सदस्य है क्या? अभी माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक सदस्य है, हो गया? नहीं सर, अभी तो आप 1 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए, 1 मिनट। भाई अभी तो बोलिए, आपका ताना भाई है, चिंता क्यों करते हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार ने, अभी तो चले गए अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विधवा का कोई उम्र होता है अध्यक्ष महोदय? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी 2014 में विधवा को कहा कि 40 वर्ष में विधवा पेंशन सम्मान देंगे। बड़ा शर्म की बात आती है, जो विधवा के यहाँ हिफाजत नहीं कर सकता, जो विधवा का सम्मान नहीं दे सकता, वो भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश को क्या सम्मान दे सकता है अध्यक्ष महोदय? उन्होंने कहा कि हम 40 वर्ष के बाद में विधवा पेंशन देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, मैं बधाई देता हूं कि विधवा का सम्मान आपने किया है, विधवा का मान सम्मान दिया है आपने। और 18 वर्ष के बाद हमारी बेटी बहन यदि जो विधवा हो जाएगी, हम उसको 1000 रुपया विधवा पेंशन सम्मान योजना देने का जो आपने घोषणा किया है, इसके लिए मैं बधाई हेमंत सोरेन जी को देता हूं कि आपने विधवाओं को सम्मान दिया है। आपने ये सम्मान दिया है वृद्ध लोगों को। पहली की सरकार ने कहा था कि 60 वर्ष जिसका हुआ है वो ईपीएल और बीपीएल खोजता था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार क्या कहा कि कोई पेंशन में कोई ईपीएल और बीपीएल और सीपीएल नहीं चलेगा, वो चलेगा जिसका 60 वर्ष उम्र हो गया है,
वो कोई जाति के लोग हो, कोई सीमा नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल दरिया है अध्यक्ष महोदय। विधवा का सम्मान दिया, अब वृद्धा का भी सम्मान देने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार के बहुत बड़ी योगदान है अध्यक्ष महोदय। सारे लोगों को आज पूरे राज्य में सभी गांवों के पंचायतों में आज आपके सरकार, आपके द्वारा, आपके अधिकार के माध्यम से हम लोग वहां जाते हैं अध्यक्ष महोदय। हजारों की संख्या में वहां लोग कहते हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गरीबों के मान सम्मान बढ़ाया है। वहां लोग कहते हैं विधवाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। वहां के लोग कहते हैं कि बेटा के मान सम्मान बढ़ाया है। और हमारी सरकार आज राज्य के बारे में चिंतित है अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने ये कहा है अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो आ रहा हूं, वही आ रहा हूं बन्नू जी। आप बोलिए ना। हाँ अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बता दूं, 2 साल हो गए हैं अध्यक्ष महोदय। अब कोरोना काल में अध्यक्ष महोदय उत्तर होना है। जी हाँ, इरफान को देंगे। समय सरकार का समय है सर, 18 मिनट से 20 मिनट हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपको भी, आप सभी लोगों ने कहा, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 58 लाख लोगों को अपने साड़ी और धोती और साड़ी और लुंगी देने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए मैं बधाई देता हूं हेमंत सोरेन जी को, मैं बधाई देता हूं मंत्रिमंडल के लोगों को। दूसरा क्या है अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार आपने देने का काम किया। कितना दिया अध्यक्ष महोदय? 50,000 से लेकर के 25 लाख तक के 4% सूद पर आप लोगों को रुपया देने का काम। उसमें भी क्या है, 25 लाख में 5 लाख आपने छूट दिया है, 12 लाख में 5 लाख छूट दिया है। 50,000 जो लेगा वो 30,000 रुपया उसको देने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। हमारी सरकार की योजनाएं इस प्रकार से रोजगार का मुहैया हुआ है। हमारी सरकार ने पूरे राज्य में, मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जन धन योजना में यह पशुधन योजना है अध्यक्ष महोदय। क्या योजना है? आज आदिवासियों के सम्मान के लिए और हरिजनों के सम्मान के लिए 90% छूट पर, यानी कि 1 लाख का गाय यदि होगा अध्यक्ष महोदय, 90,000 हमारी सरकार देगी और 10,000 रुपये उन किसानों को लगेगा, उन मजदूरों को लगेगा। ये हमारी सरकार की योजना है अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार की ओबीसी वाले निराश नहीं हो, ऊंची जाति के लोग निराश नहीं हो, उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री दरिया दिल खोला है। वो क्या क्या है, यदि जो ऊंचे पिछले जाति के लोग गाय लेना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, तो 50% पर छूट पर हम गाय देंगे और उसको 50,000 के जगह 25,000 में देने की घोषणा है अध्यक्ष महोदय। और क्या क्या है अध्यक्ष महोदय, हमारे गरीब लोगों के लिए यानी कि मुर्गी पालन की व्यवस्था कराए अध्यक्ष महोदय। और शेड बनाने का काम वो गरीब लोग नहीं करेगा अध्यक्ष महोदय, कौन करेगा? तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेगा और यहाँ हमारे सत्ताधारी के लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने कहा है उसमें माननीय सदस्य, अब दूसरे को मौका दीजिए। हो गया, हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करो बाबू, हो गया। अब समाप्त करिए। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी, थोड़ा बंधु तिर्की जी को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय पर ख्याल रखेंगे बंधु जी। जी ठीक। झारखंड सरकार राज्य की सर्वांगीण विकास हेतु द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार के द्वारा लाया गया है, ताकि जो विकास की रथ है वो रुके नहीं। और हमारी वर्तमान सरकार ने बड़े ही मनोयोग से अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया है और मैं उसी के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसी झारखंड विधानसभा में आपके साथ तकरीबन 7 में 11 साल काम करने का अवसर मिला है और संजोग से इस विधानसभा में आप स्पीकर हैं। और इससे पहले कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य की एक ज्वलंत समस्या, क्योंकि बहुत सारे माननीय विधायक वक्तागण अपनी अपनी बातों को कहा, इतना मैं जरूर कहूंगा कि बजट को मैं समर्थन में खड़ा हूं। बजट
सप्लीमेंट्री बजट परंपरा है, बजट अंश ठीक है, लेकिन एक आज महत्वपूर्ण बात जो विगत कई एक वर्षों से और कई एक दिनों से मेरा मन में कचोट रहा, उसको मैं आज आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 32 तरह के आदिवासी लोग हैं और सूचीबद्ध हैं आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, चीख बड़ाई की बात कहें, लोहरा की बात करें, लोहार की बात करें, करमाली की बात करें, बेरमो में आपका कमार है आपका, ये सूचीबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और राज बनने के बाद विगत 20 वर्षों से उनके बाल बच्चों को खतियानी त्रुटि के कारण कहे या लिपि के भूल के कारण कहे, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश में उनके मां बाप आदिवासी, बाल बच्चा ना आदिवासी है, ना ओबीसी है, ना राजपूत है, भूमिहार है, कुछ नहीं है बता रहे। वो पेंडुलम की तरह बेचारा, और विगत 20-21 वर्षों से वो ना कॉलेज में आदिवासी का नाम लेके नामांकन करा पा रहा है, ना नौकरी चाकरी, बहुत लोग का सिलेक्शन हो भी जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद भी जब अंतिम में जब ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आपका इन तमाम अशुद्धियां के कारण इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और वंचित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम आज 27-28% आदिवासी हैं तो उनका भी नंबर है, उनका भी हिस्सेदारी है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इसलिए बोलने के लिए खड़ा हूं कि आज नियमन अध्यक्ष महोदय आसन से दिया जाए, कि सर्वे कराया जाए अध्यक्ष महोदय, और आखिर उनका क्या दोष है, उनका बाल बच्चा विगत 20-21 वर्षों से इससे भुगत रहे अध्यक्ष महोदय। और आखिर किसके लिए ये सदन है अध्यक्ष महोदय? लोग तरह तरह की बात, विपक्ष सारे लोग बताते हैं। इस सरकार से उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, और आपसे बहुत मैं विनती करता हूं, उनको न्याय आपके आसन से मिलना चाहिए, इसलिए नियमन उसको दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात मैं कह के खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से राज्य में बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जनजाति हैं, जैसे भूमिहार मुंडा का मामला है, जिसको भूमिहार मुंडा मैं पहले भी कहा हूं अध्यक्ष महोदय। ठीक है, उनकी सूची अगर नहीं है तो हम लोगों को सदन से करा करके आपका TRI होगा, रिपोर्ट करा के भारत सरकार को सूचीबद्ध करने के लिए आग्रह करनी चाहिए। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। हम आदिवासी की बात जरूर करते हैं, लेकिन बेसिक चीज में हम नहीं जानने के कारण अध्यक्ष महोदय आज इसी लोग आपका क्या हो रहा है कि मुख्य धारा से आपका भटक जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसको ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज यहाँ पर कई कैसे मुद्दा आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी भाई नलिन जी कह रहे थे अध्यक्ष महोदय, जमीन वगैरह के संबंध में इसी के चलते आपका यहाँ पर जमीन से लोग बेदखल हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आज नियमन दे दिया जाए, उनको बचा लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय हक दिला दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसको संज्ञान में ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी, खूब 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य साहिर लुधियानी की कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा कि पोंछकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात होई। निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा, जो आज पूरे झारखंड में, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, जिस विषय को लेकर चर्चा हो रही है, जोरदार तरीके से चर्चा हो रही है, जेपीएससी महोदय, इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जेपीएससी पर हम लोग सुन रहे थे। कुछ बातें बताना जरूरी है, बेहद जरूरी है कि कोई भी आयोग या कोई भी संस्था सरकार से ऊपर नहीं है, और हर संस्था, हर आयोग
वो सरकार के नियम के अनुसार चलती है। मैं यहाँ पर जेपीएससी के कुछ करतूतों के बारे में बताना चाहूंगा। झारखंड सरकार का परीक्षा प्रकाशन रूल्स 2021 है और 2021 रूल्स का खंडिका 17(2) को अगर हम लोग देखें तो उसका जो नियम है और जो जेपीएससी का विज्ञापन निकाला था, विज्ञापन संख्या 1/2021, उसकी अगर खंडिका हम 10(2) को देखें, 10(2), 4 और 5, उसमें जो वर्णित प्रावधान है, इन्होंने परीक्षा के प्रकाशन में सीधे सीधे तौर पर परीक्षा प्रकाशन रूल्स 2021 का भी उल्लंघन किया है और जो विज्ञापन का शर्त है उसका भी उल्लंघन किया। उसमें स्पष्ट है कि परीक्षा फल के प्रकाशन में मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्तियों का 15 गुना इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी अर्थात सबों को एक मानते हुए रिजल्ट जारी किया जाना था, जो जेपीएससी ने नहीं किया। यहाँ पर सिंगल कटअप की अनदेखी की गई और जेपीएससी के द्वारा अपने ही विज्ञापन का उल्लंघन किया गया है और सरकार द्वारा जो नियम है, जो नियमावली है, उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। हम संविधान की बात करें, सरकार के नियमों की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप कहा गया कि जो हमारे दिव्यांग है उन दिव्यांगों को 3% का आरक्षण मिलना। आप जेपीएससी की इस रिजल्ट में और जो किसका एडवर्टीजमेंट का कंडीशन है, निश्चित रूप से विकलांगों की अनदेखी की, जो हमारे समाज के जो दिव्यांग लोग हैं उनकी अनदेखी की गई। महोदय, सबसे आश्चर्यजनक है कि पीटी के परीक्षा में जो पेपर 1 और पेपर 2 था, पेपर 1 और पेपर 2 में 20 प्रश्नों में गड़बड़ी थी और सबसे आश्चर्य है कि इन्होंने जेपीएससी ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाया, पता नहीं कौन एक्सपर्ट थे, कहां से थे, किस स्कूल से पढ़ के आए थे, उन्होंने उस एक्सपर्ट कमेटी का जो जवाब आया वो एक्सपर्ट कमेटी भी इसका निराकरण नहीं कर पाई और आज जो एक्सपर्ट कमेटी जो जवाब दी है उस जवाब में अभी भी 4 प्रश्नों का उत्तर उनके द्वारा गलत दिया गया। तो अब समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी के बाद भी जो जेपीएससी के 20 प्रश्न गलत थे, आज भी उसका सही उत्तर नहीं आया। जो उत्तर 4 आया एक्सपर्ट कमेटी का वो भी गलत है। निश्चित रूप से ये जेपीएससी की निष्क्रियता और अक्षमता को इंगित करता। महोदय, एक बात के आपको ध्यानाकृष्ट कराना चाहूंगा सरकार का, दुनिया में हम अपने राज्य की बात नहीं करें, अपने देश की बात करें, दुनिया में कोई भी ऐसा आयोग या कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो परीक्षार्थी का बिना उत्तर पुस्तिका का जांच किए हुए किस अंक बैठाता है, रिजल्ट जारी करता है और उसको सफल घोषित करता। ये हम नहीं कह रहे, ये जेपीएससी का जो पब्लिक नोटिस है, जेपीएससी अपना पब्लिक नोटिस जारी किया और इसमें वो स्वीकार किया कि वैसे 57 अभ्यर्थी जिनका ओएमआर सीट गायब था। हम पूछना चाहेंगे, अगर ओएमआर सीट गायब था तो जेपीएससी ने प्राथमिकी क्यों नहीं कराया, सनहा दर्ज क्यों नहीं करा कि मिसिंग हुआ, और किस केंद्र के किस पदाधिकारी और किस डिप्टी कमिश्नर ने 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट जेपीएससी में जमा नहीं किया, और अगर जेपीएससी में जमा नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जेपीएससी पर। जेपीएससी पर इस पर कार्रवाई करना, अगर मिसिंग है 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट नहीं है, माननीय सदस्य, मैं दो बहुत बेहद और संगीन विषय, इसलिए 2 मिनट का समय लूंगा। तो निश्चित रूप से जब 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट गायब था तो ऐसे ओएमआर सीट गायब रहने पर जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जब ओएमआर सीट गायब था तो फिर ओएमआर सीट गायब रहने के बाद ये कहते हुए कि परीक्षा परिणाम देने में हमको देर रह रही थी, इसलिए हमने वैसे सभी 57 अभ्यर्थियों को जिनका ओएमआर सीट गायब था, हमने उसको सबको पास कर दिया, उत्तीर्ण घोषित कर दिया। और जब उसको ये एहसास हुआ जेपीएससी को कि हमारे द्वारा एक गलती हुई है, तो जेपीएससी ने फिर से उन सभी 57 अभ्यर्थियों को फिर से असफल घोषित कर दिया। तो ऐसा पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा आयोग नहीं है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को और जेपीएससी को, जिन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया कदाचार के मामले में। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जेपीएससी का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए सरकार को भेजना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा आयोग नहीं है कॉपी जांचे। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी, और उसको नंबर बैठाता। तो माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी, एक और महत्वपूर्ण, सिर्फ एक विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना महोदय, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन सवाल उठ रहे हैं और जेपीएससी की गतिविधियों से ही उठ रहे हैं। समाचार पत्रों में, पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं कि पहले 2 सेंटरों से
सीरीज से बच्चे पास होते हैं, सवाल उठते हैं तो उनको फेल घोषित किया जाता है। आपने जिस बहुत धूमधाम से घोषणा की, हमने पहली बार नियमावली बनाई जेपीएससी का, खुद उसका ही उल्लंघन रिजल्ट में होता दिख रहा है। विकलांगों का आरक्षण उठ रहा है, तो सदन चल रहा है, तो सदन में तो लोग सवाल पूछेंगे और सवाल तो सरकार से ही पूछा जाता है। सवाल यह नहीं है कि आपने मंत्री ने किन्हीं ने हस्तक्षेप किया नहीं किया, तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। जेपीएससी का गठन भी चयन भी सरकार करती है और उस नाते जवाब देना चाहिए। जवाब तो कतई नहीं हो सकता अगर आपके पास इतने तथ्य आंकड़े हैं। 4332 में कितने स्थानीय है, कितने 75 है, क्योंकि 75 नहीं है, 100% ही झारखंड के हो जाए, 100% ही सबसे वाजिब लोग हो जाएंगे। तब भी अगर कोई त्रुटियां हैं, गलत हैं, तो सवाल जो उठ रहे हैं तो उनका जवाब देना चाहिए। और यही जवाब छात्र मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, और इसी जवाब की उम्मीद थी। अध्यक्ष महोदय, ये नियुक्तियों का साल सरकार ने घोषित किया था, लेकिन हम लोगों ने देखा नियुक्तियां तो नहीं, छटनियां ज्यादा हुई हैं, बल्कि जिसका परिणाम भी लोग बात जो रहे थे, वैसे 6 परीक्षाएं भी रद्द हो गई। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा पंचायत सचिव का। अध्यक्ष महोदय, तमाम बार एक ही सवाल, एक ही चाशनी में सोनी के प्रकरण में सबका जवाब दिया जाता है कि कोर्ट से रोक है, जबकि पंचायत सचिव में स्पष्ट कोर्ट ने कहा था उस समय भी पंचायत सचिवों के बारे में कि देयर सिलेक्शन प्रोसेस में नॉट बी अफेक्टेड, उनका इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। पुनः उन लोग हाई कोर्ट के अध्यक्ष महोदय, तो न्यायालय ने कहा था कि भाई जेएससी विल पास ए डिसीजन ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स। अब उसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक डिसीजन ऑर्डर पास किया। अध्यक्ष महोदय, उसका सार ये था कि परीक्षा फल के गठन से संबंधित सभी विकल्पों का परीक्षण कर परीक्षा फल गठित एवं प्रकाशित किया जाएगा। ये न्यायालय में कहा गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2021 को। मेघू बड़ाई जी का उसका सिग्नेचर है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद अध्यक्ष महोदय कार्मिक सचिव ने उनसे पूछा कि भाई परीक्षा फल प्रकाशन हेतु आयोग के पास यदि कोई फार्मूला है तो आयोग को इसे अवगत करा सकता है। ये 16 जुलाई 2021 को पूछा गया। अध्यक्ष महोदय, 23 जुलाई को जो है कर्मचारी चयन आयोग ने फिर एक पत्र लिखा अध्यक्ष महोदय कार्मिक सचिव को कि राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए समान शर्तों के अधीन परीक्षा फल का प्रकाशन किए जाने की संस्तुति किया जाता है और उपरोक्त विकल्प परीक्षा की प्रक्रिया को दूषित नहीं करता है, अपितु ऐसा किया जाना माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 1387/2017 के न्याय निर्णय के अनुरूप परीक्षा फल प्रकाशन के लिए अपरिहार्य है। आयोग की संस्तुति पर अपनी सहमति दी जाए। और उसके बाद से अध्यक्ष महोदय, आप नियुक्तियों का वर्ष कर रहे हैं, 3 महीने हो भी गए हैं और कोई आप जवाब दे रहे हैं। कोई सरकार जो है जिसमें सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं, सारी चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा कि सरकार कम से कम इस साल के विदा होते हुए भी पंचायत सचिवों के जो है उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। धन्यवाद। अभी हाई स्कूल के पीटी परीक्षा। धन्यवाद माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में बात। और ये कहूंगा कि अभी पिछले दिनों लगातार आया कि देश जो है आंकड़े में भुखमरी में जो है 116वें नंबर पे है। झारखंड के 6 जिलों का स्पेशली चयन किया गया था अध्यक्ष महोदय, जहां आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण सखी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके कुपोषण को लेकर के चिन्हित करेगी और वहां पे सरकार कार्यक्रम चलाएगी। लेकिन आज स्थितियां ये है कि 10 महीने से ये 6 जिलों के पोषण सखी का ही 10 माह का वेतन जो है बकाया भुगतान अध्यक्ष महोदय वो बाकी है, लगातार है। केंद्र और राज्य एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम बजट में सिर्फ 2 बात कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि बार बात हो रही है, लेकिन जब नियुक्तियां नहीं होगी, बाकी चीजें नहीं होगी, नियम और योजना नहीं बनेंगे, अनुपूरक पे सिर्फ कहेंगे जो आप सवाल उठा लिए। पिछला साल हम लोग कहें तो सबसे ज्यादा सवाल ग्रामीण सड़कों पर है और अभी कोरोना और कोविड का मार हम लोग झोले और अभी खतरे उसके अभी आगे भी बाकी हुए हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कों पे आप देखें तो इस साल पिछले साल भी कोई राशि नहीं है, कोई आपने सप्लीमेंट्री में भी अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण सड़कें सुधरेगी कैसे। आप अभी ओमिक्रॉन के जो तीसरे दौर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं कोरोना और स्वास्थ्य में जो ग्रामीण बजट बढ़ाने की जरूरत है। आप साल भर में चिकित्सकों की नियुक्ति हो, बाकी चीजों तो नहीं,
नई नियुक्तियों की बात तो छोड़ दीजिए, जो अनुबंध पर नियुक्तियां हुई थी वो भी छटनी हो रही हैं। और आज अगर आप देखिएगा स्वास्थ्य सहिया, तो वो अपनी जिन्होंने पूरे काम काज किया वो अपनी मानदेय बढ़ोतरी के लिए, उनका बकाया वेतन के लिए आंदोलनरत हैं। आज भी विधानसभा के बाहर वो करेंगे। मैं तीसरी बात स्वास्थ्य के संदर्भ में राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि अभी जब मार्च में लाए तो आयुष्मान कार्ड तो झारखंड में लगभग एक फेल ही साबित हुआ है। बेहतर होगा उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना के तर्ज पे यहाँ भी सरकार जो है वो अपने राज्य का जो एक अलग कार्ड जारी करे, जो राज्य की जरूरतों के अनुसार जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मैं सिर्फ बात कहूँगा, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। सरकार कह रही है कि लोग आए, 2 साल का पूरा होने में उपलब्ध हैं, लोग सवाल करें, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण जाऊंगा। सबसे ज्यादा अंचल कार्यालयों में गड़बड़ियां देखिए, मैं खुद 1 दर्जन से ज्यादा करूंगा। जब माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, प्रदीप यादव जी, मेरी सूचना नहीं, आपका नाम हम पुकार दिए, सूचना के साथ अपना वक्तव्य रखें। क्योंकि हमारे पास 27 मिनट समय बच गया, जिन समय का इस्तेमाल हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को करना था, लोग वॉकआउट कर गए। नहीं, आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि भाई आप समय दें हम सबको अपनी बात को कहने के लिए। ये आसन से नहीं दे रहे हैं आप, बोलिए। और ये अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो पूरक बजट लाया है असहायों के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, उस अनुपूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं। और कटौती प्रस्ताव जिस मानसिकता से लोगों ने लाया है, गरीब विरोधी मानसिकता है, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं। इसलिए अगर डिमांड 60 को आप देखें तो समाज कल्याण में 188 करोड़ रुपए दिए गए। और वो समाज कल्याण इसलिए कि अभी जो सरकार ने नई योजना चलाई है, सर्वजन पेंशन योजना जिसको कहते हैं, कि सबको पेंशन अब मिलेगा जिसने 60 वर्ष की उम्र पूरा कर ली है। तमाम विधवाओं को पेंशन मिलेगा। वो तमाम विधवा चाहे 18 वर्ष की उम्र की जितनी विधवाएं हैं, एपीएल हो, बीपीएल हो, तमाम लोगों को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि यह कटौती प्रस्ताव बिल्कुल ऐसी मानसिकता के लोगों ने लाया है जो गरीब विरोधी है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी अब 2 साल पूरे होने को है 29 तारीख को, और जो कठिनाइयां और जो चुनौतियां आई सामने वो सबके ध्यान में है कि किस प्रकार से सरकार को खजाना खाली मिला, ये भी ध्यान में है। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को इन बातों से कि जो पिछली सरकार ने आपको चुनौतियां दी, जो खजाना खाली करके, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, केवल संकेत देना चाहता हूं कि हम सब रोज चर्चा करते हैं मोमेंटम झारखंड, ग्लोबल झारखंड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2017, वो सारी लूटे की चर्चा पहले भी हो चुकी है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय। लेकिन एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि पिछली सरकार की लूट का, या आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सैकड़ों करोड़ रुपया दे दिया गया उस कंपनी को अध्यक्ष महोदय, और एक किसान को उसके प्रीमियम के बदले लाभ नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, इन्होंने उस योजना को बंद किया और कहा कि नहीं, हम सरकार किसान सहायता योजना यह सरकार स्वयं चलाएगी और स्वयं उसको लाभ देना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि आपने नई योजना ली है जिससे लोगों को राहत मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक और, केवल ये आर्थिक खोखलापन ही नहीं था, अपने नीति और निर्णयों से भी खोखला किया झारखंड को। आप याद कीजिए, हाल के दिनों में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि भाई हम पुलिस की बहाली में पहले दौड़ लेंगे, तब परीक्षा लेंगे। बड़ी चालाकी की थी पिछले लोगों ने कि बिहार के लोगों का कैसे हो जाए, बंगाल के लोगों का कैसे हो जाए, बाहर के लोगों का कैसे हो जाए, पहले परीक्षा। अब परीक्षा में हमारे लोग पिछड़ जाते थे, अब जो परीक्षा में पास होगा तब दौड़ होगा। मैं मुख्यमंत्री को हृदय से बधाई देता हूं कि सच को आपने जानने का प्रयास किया है कि अब पहले दौड़ होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब ये कंकरीली पत्थरों पर दौड़ होगा तो बाहर का लोग नहीं सकेगा, झारखंड का बेटा आगे होगा, फिर झारखंड की बेटे की पुलिस में बहाली होगी। मैं एक छोटी सी बात है,
उनकी नीयत पर सवाल है अध्यक्ष महोदय कि उनकी नीयत क्या थी, उनकी मंशा क्या थी। ये उनकी नीयत और मंशा थी अध्यक्ष महोदय, एक नहीं। आप देखें दरोगा की बहाली का उम्र उन्होंने अधिकतम 25 बरस कर दिया। झारखंड के बच्चे देर से पढ़ते हैं, हम गरीब हैं, गुरुआ हैं, किसान हैं, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, माइनॉरिटीज के लोग हैं। 8 साल में स्कूल जाता है अध्यक्ष महोदय, 25 साल में बीएससी बीए कर ही नहीं सकता। आधे से अधिक बाहर के लोग हैं। बड़ी होशियारी से, बड़ी बारीकी से उन्होंने छुरी चलाई थी। अगर इस छुरी को किसी ने पहचाना कि यह छुरी झारखंड के नौजवानों का गला काटने वाला है, उसके धार को मोड़ा इस हेमंत सरकार और गठबंधन की सरकार ने। मैं बधाई देता हूं कि आपने इसको पहचानने का प्रयास किया। इन नियमों को बदलिए। और इसीलिए मैंने कहा कि केवल पैसे से खोखला नहीं किया था, नीति और निर्णयों से इन्होंने खोखला किया था, जिसकी परेशानी हम सबको झेलनी पड़ती थी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेक उदाहरण है। वो 13 जिला 11 जिला जिसके बोझ हम सब झेल रहे, वो किसने किया? आज है नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि भाई देहात में कहावत है अध्यक्ष महोदय कि चास खाए गधा और मार खाए। वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, जो मैंने नहीं, ये शब्द है, इसके अर्थ कुछ और है, उसके अर्थ कुछ और है अध्यक्ष महोदय। उसके अर्थ ये है कि भाई किसी ने कोई करनी की, अब भरना किसी और को पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा, आपने देखा कि कोरोना काल में जो सरकार ने काम किया उनकी चीजों को दोहराना नहीं चाहता। पूरे देश में जिसकी बढ़ाई हुई अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऋण की माफी, इसकी भी बढ़ाई हो रही। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकार से इस ऋण माफी में कि आपके 9 लाख के टारगेट है किसानों का, मात्र 3-3.25 लाख लोगों के ऋण माफी हुई अध्यक्ष महोदय। अभी लोग इंतजार में हैं, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन के कई मामले लटके हुए हैं। सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। आपके जितने पैसे आवंटित तो वो पैसे भी अभी खर्च नहीं हुए हैं। थोड़ा सा मेरा कृषि मंत्री से आग्रह होगा, इस पर थोड़ा प्रेशर दीजिए, बल लगाइए। तमाम किसानों की ऋण माफी जो आपके टारगेट है, उस टारगेट को पूरा कीजिए। आपको इस सरकार को और वाहवाही मिलेगी, मेरा आग्रह होगा। और इसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल में जो सूद माफी हुए थे डिले चार्ज का, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी आ रही है। ये सरकार को गौर करना चाहिए कि जो डिले चार्ज की माफी तो हो रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो बिल की गड़बड़ी है उस गड़बड़ी में शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। उसमें आपके अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं। एक लोगों को 3 बिल आया है, इसीलिए बिल माफी में कठिनाई हो रही है। उस बिल माफी पर भी ध्यान देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और अभी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाए अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम की जितनी बड़ाई की जाए वो कम होगा। जो लोग कह रहे हैं कि कागज की पोटली बांध के फेंका जाता है, हमें लगता है कि 100% ये बातें झूठी है, कोई दम नहीं है इसमें। मैं तो 50 जगह पर गया हूं, 50 जगहों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी तत्परता से पूरी प्रशासन ने सरकार आपके द्वार और गरीबों को राहत दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन का 30 वर्ष अध्यक्ष महोदय, इतना बेहतर कार्यक्रम सरकार का जनता के बीच मैंने पहले कभी नहीं देखा जो यह कार्यक्रम साबित किया अध्यक्ष महोदय। ये गरीबों के लिए आप देखिए, आप भी प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय, एक बूढ़ी आती थी हाथ पसारे, कहता था हमको पेंशन दे दो, हमारे कलम बंधे हुए थे, हम उसमें बीपीएल की सीमा थी, पंचायत की सीमाएं सीमित थी, हम दे नहीं पाते थे। सरकार ने इस काम को जो किया है, ये बधाई के पात्र अध्यक्ष महोदय। मैं समेट रहा हूं अध्यक्ष महोदय अपनी बातों को, और बात यह कहते हुए समेट रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि अभी हाल के दिनों में, अभी तो सदन में वो बीजेपी के नेता नहीं है लेकिन बाहर है, कह रहे थे कि जो काम वीडियो का है वो सीएम कर रहे हैं। हमने कहा उनको क्या समझ आएगा, जो गरीबों के दर्द को न जाने, जो गरीबों को आंसू को ओस का कतरा समझने वाले लोग गरीबों के दर्द को नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। जो गरीबों के आंसू को आंसू समझेगा, जो गर्मी के दिन में भी कंबल ओढ़ के सोता है यानी एसी में सोता है, उनको गरीबों का ठंड का क्या एहसास होगा अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों की समझ नहीं आएगी, इनको तब समझ आएगा जब अडानी और अंबानी का काम करेगी सरकार, तब इनको लगेगा कि सरकार काम कर रही है। और ये क्या सीख देंगे अध्यक्ष महोदय, ये सीख नहीं दे सकते। मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात यहां समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय।
केवल उनके लिए था, वो बेचारे हैं नहीं, ये क्या हमें उपदेश देंगे। मुझे जानकी वल्लभ शास्त्री जी की वो 4 पंक्तियां याद आती है। कुपत कुपत रथ दौड़ाता, कुपत रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी धृति से पथ उपदेशक हुआ है। वो क्या करेगा अध्यक्ष महोदय, उनके तो कारनामे इतने घृणित हो चुके हैं। अभी बड़े बड़े उपदेश दे रहे, केवल कुछ सुझावों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय, कि मनरेगा में भी मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं मानता हूं कि भारत सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है, आप इसके लिए प्रयास कीजिए। अभी एसटी एससी का केवल पैसे का भुगतान हुआ और अन्य लोग ओबीसी बड़ी तादाद में, उनके पैसे का भुगतान नहीं, और इसके उपाय ढूंढिए। अभी पोषण सखी की बात विनोद जी ने कही है, 10 महीने से पोषण सखी को मानदेय नहीं मिला, वो गरीब बेचारी क्या करे। वो भी भारत सरकार इस योजना को ड्रॉप कर रही है। तो या तो भारत सरकार से 2-2 हाथ कीजिए, कोई उपाय कीजिए, या इनकी मानदेय के भुगतान के उपाय कीजिए। अध्यक्ष महोदय, होमगार्ड की जो बहालियां हैं जिले में लंबित है, 5-6 वर्षों से लंबित है, और वो आवेदन दे चुके हैं, उनकी बहालियों पर ध्यान दीजिए। अनुबंध कर्मियों की बात आई है, अभी सरकार ने कहा कि हम अस्थायीकरण करने जा रहे हैं, तो जितने अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, अन्य विभागों के हो, तमाम अनुबंध कर्मियों को स्थायी बहाली में वेटेज दीजिए, उम्र की छूट दीजिए। सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। और 2 जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पिछड़ों का जो आरक्षण है 27%, जिसकी डिमांड पिछड़ों राज्य के पिछड़े लोग कर रहे हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे जिले जहाँ पिछड़ों की आबादी आधी है और शून्य है जिलों में उनके आरक्षण। इस आरक्षण को जल्दी सरकार घोषित करे। और जो भाषाओं को आपने छोड़ा है, अंगिका आपकी भाषा छूटी हुई है, मगही आपकी भाषा छूटी है, भोजपुरी जिनकी डिमांड हो रही है, खास करके अंगिका बोलने वाले संथाल पड़ाव के लाखों लोग बहुतायत में हैं, इस भाषा को भी आप चिन्हित कीजिए। इन तमाम सुझावों के साथ कि फिर से एक बार सरकार को कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुरानी चीजें अटकी हुई है, इस अटकी हुई गठरी को आप जल्दी खोलिए और काम में थोड़ी तेजी लाइए। 2 वर्ष बीत चुके हैं, आपने 1 वर्ष कोरोना में बेहतर काम किया है, शुरुआत अच्छी आपने की है, थोड़ी और तेजी लाने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही सरकार के उत्तर तक समय बढ़ाया जाए। माननीय सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी। धन्यवाद मान्यवर। अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद में समय आवंटित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मान्यवर, विपक्ष के सम्मानित साथियों के लिए जिस उद्बोधन की तैयारियां हमने की थी, वो सारे के सारे लोग उठ के चले गए। अब विपक्ष के बगैर बोलने का मजा खत्म हो गया मान्यवर। लेकिन मुझको थोड़ा सा भरोसा और थोड़ी सी उम्मीद हमारे एनडीए के साथी भाई लंबोदर महतो जी ने जगाई कि कम से कम हमारी बातों को सुनकर एनडीए के हमारे साथियों तक तो इन चीजों को जरूर से ले जाएंगे। मान्यवर, जब बहस में सुनने का मौका आता है तो विपक्ष की परिपाटी है कि हल्ला करके सदन को बाधित कर दे, यह परिस्थितियां पैदा कर दें कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के वक्तव्य अनसुने रह जाएं। यह परिपाटी लगातार चलती रही और आज भी जिस तरीके का आचरण सदन के शुरू होने के समय से था, उसकी चरम परिणति तो हम लोगों ने देखी थी। मान्यवर, मैं वक्तव्य का आरंभ रामचरितमानस की एक बहुत प्रचलित चौपाई से करना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जब भावना ही गलत हो तो हर कृत्य और कर्तव्य गलत प्रतीत होता है। जेपीएससी के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरण्य रोदन किया, विधवा विलाप किया,
मोराबादी पहुंच गए, तमाम चीजें की और साथ में जोर जोर से चिल्ला कर नारा लगाते रहे कि जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं आंशिक रूप से सहमत हूं मान्यवर, जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब प्रथम मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उसी समय पहली जेपीएससी का गठन हुआ था और उस पहली जेपीएससी में फटीक चंद हेम्ब्रम जेपीएससी के अध्यक्ष बने थे। फटीक चंद्र हेम्ब्रम के साहब के समय में एक भी बहाली नहीं हुई, इसलिए किसी भ्रष्टाचार घपले घोटाले की कोई बात नहीं थी। मान्यवर, ये दौर तो शुरू हुआ उसके बाद से, जब आदरणीय बाबूलाल जी सदन में नहीं है, उनके ही परम मित्र श्री दिलीप प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए और जिस दिन दिलीप प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद से जेपीएससी ने काले कारनामों का वह कीर्तिमान स्थापित किया कि भाई लंबोदर जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उसी समय मिलना चाहिए था। आपकी एनडीए की सरकार थी। अब आप उसकी परिस्थितियों को देख लें मान्यवर, भ्रष्टाचार का खेल जेपीएससी में इसी समय में शुरू हुआ। पैसे के लेन देन और भाई भतीजावाद और रसूखदार के बाल बच्चों को जेपीएससी की नौकरियों से उपकृत कराने का एक सुनियोजित संगठित गिरोह चला। प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी में भारी गड़बड़ियां हुई। अपने लोगों को, रसूखदारों के, पैरवीकारों के, पैसे वालों को उपकृत करने का गंदा खेल खेला गया मान्यवर। डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर के साथ अन्य भी पद कितने रुपयों में बेचे और खरीदे गए, ये भी दस्तावेजी सबूत है। चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरी हो, चाहे विजिलेंस की इंक्वायरी, उसके दस्तावेजों में दर्ज है। मान्यवर, यह दौर ऐसा था कि फेल को भी पास किया गया और पास को फेल करके नियुक्ति में भारी गड़बड़ियां की गई। जेपीएससी के अध्यक्ष इन सदस्यों के बेटा बेटी, भाई बहन, रिश्तेदार अयोग्य थे, परंतु पदाधिकारी बनते चले गए। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और छठी जेपीएससी की त्रुटियां, भ्रष्टाचार, घोटाले, धांधलियों की जो समाचार पत्र की कतरने हैं, समाचार पत्रों में और मीडिया में आए हुए जितने भी तथ्य हैं मान्यवर, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जब इन परीक्षाओं में धांधली, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार की खबरें आम हो गई तो इसकी जांच सीबीआई से कराई गई, जो जांच अभी भी लंबित है मान्यवर। आपके महोदय से माध्यम से मान्यवर, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके ही कार्यकाल की उस जेपीएससी में सीबीआई ने 55 अधिकारियों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ियां पाई थी। प्रथम जेपीएससी में 20 और द्वितीय परीक्षा में 35 कुल 55 गड़बड़ियां, नियुक्तियां धांधली करके गई। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम पब्लिक डोमेन पर है और मैं सदन में वक्तव्य दे रहा हूं मान्यवर, मुझको यह भरोसा है कि आसन का संरक्षण है। मैं पहला नाम लेना चाहूंगा विनोद राम, जेपीएससी सदस्य शांति देवी के भाई। मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा कुमारी गीतांजलि, जेपीएससी सदस्य शांति देवी की बहन। मैं तीसरा नाम लेना चाहूंगा कुमारी मौसमी नागेश, जेपीएससी सदस्य श्री राधा गोविंद सिंह नागेश की बेटी। चौथा नाम मैं लेना चाहूंगा श्री मुकेश कुमार महतो, लंबोदर बाबू जानते हैं। श्री राधा प्रेम किशोर, पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर के भाई और तत्कालीन सांसद राम साहब के साला। श्री कानूराम नाग, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मुंडा साहब के पीए। कुमारी श्वेता वर्मा, जेपीएससी सदस्य दिलीप प्रसाद की बेटी। रंजीत लोहरा जी, लंबोदर जी को नाम याद होगा। चलिए, लंबी सूची है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि जेपीएससी को अपने सुनियोजित साजिशों का अड्डा बना के इन लोगों ने रखा। आज तमाम जो परिस्थितियां आई हैं, जेपीएससी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जिक्र और चर्चा करने से पहले अगर ये पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं जेपीएससी के परिणामों पर भी चर्चा कर लेते
तो जनता को समझने में बड़ा अच्छा होता। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री ने सही कहा, 4,23,000 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, 4,230 से ज्यादा बच्चों ने इसमें सफलता अर्जित की। अब सवाल यह है मान्यवर कि आज जिन बातों का ये जिक्र कर रहे हैं वो तमाम बातें हवा में हैं, वो आंकड़े तमाम हवा में हैं, लेकिन हमारे पास तो इसके दस्तावेजी प्रमाण है मान्यवर कि इनके समय में किस तरीके से हुआ। मान्यवर, जांच के दौरान यह पाया गया कि राकेश कुमार रोल नंबर इतना के नागपुरी के प्रश्न जो 10 अंक का था उसमें उसको 12 अंक दे दिया। प्रतिभा कुजूर का रोल नंबर 15, चलिए लंबा है, जीएस पेपर के कॉपी के अंदर 74 अंक था, उसके ऊपर 98 अंक दिया गया। ये विजिलेंस और सीबीआई की रिपोर्ट में दर्ज है। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है मान्यवर, मैं गिनाता पूरी तरीके से, लेकिन सामने में लोग नहीं है तो मैं उतनी बातों पर नहीं जाना चाहता हूं मान्यवर। बस मैं ये भ्रम के जो बादल सरकार ने 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी जो की है, इस पर जो भ्रम के बादल हैं, इसके बारे में सम्मानित सदस्यों को कुछ अवगत कराना जरूर से चाहूंगा। मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने विभिन्न समाचार माध्यमों में तरह तरह के आरोप लगाए हैं और पूरे राज्य में छात्रों और तमाम लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। मान्यवर, पहला आरोप इस बात का था कि 49 सफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। जिस ओएमआर शीट का जिक्र किया गया मान्यवर, वह मानवीय भूल थी, जिस मानवीय भूल को जब आयोग ने यह पाया कि ओएमआर की शीट नहीं आई है तो वैसी स्थिति में उनको अयोग्य घोषित किया गया। और जहां तक जांच का सवाल है, निश्चित रूप से यह सारी परीक्षा केंद्र परीक्षाएं जेपीएससी ने कंडक्ट नहीं की थी, संबंधित जिलों के जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। और जो यह चूक हुई है इसकी जांच भी चल रही है और इसकी जांच के फलाफल के आलोक में जिन लोगों की गलती की वजह से ये चीजें हुई हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी मान्यवर। रिजल्ट निकलने में देरी हो रही थी मान्यवर, ये तमाम चीजें ऐसी थी कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार यह चाहती थी कि ये बैकलॉग जो है, इस बैकलॉग को जितनी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और अगर इस 21 वर्ष के झारखंड में जेपीएससी की 20 परीक्षाएं होनी थी तो कम से कम उनको सीधा किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। मेरा मानना सिर्फ एक बात का है मान्यवर कि 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करना कहीं न कहीं झारखंड के उन हजारों बाल बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते इन तमाम चीजों को हासिल किया है, आज ये मुकाम हासिल किया है। मेरा सिर्फ कहना इतना ही है मान्यवर कि जो भी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में आ जाएं, जिन भी अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा फल के प्रकाशन के संदर्भ में कोई चिंता है वो लिखित रूप में जेपीएससी को दें, जेपीएससी उनकी बातों का समाधान करना चाहूंगा। मान्यवर, एक अजीब विडंबना और परिस्थिति इस राज्य में बनी है कि सहायक शिक्षक की बहाली भारतीय जनता पार्टी के समय में होती है और मोराबादी में उनको बैठाकर उनके आंदोलन को सुचारू चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राशन की आपूर्ति करते हैं। इस बार भी मान्यवर वही हुआ है। इस बार भी मनोज यादव, देवेंद्रनाथ महतो, कहकशा कमाल के आरोप, ये तमाम आरोप प्रायोजित हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मान्यवर। इनको पीछे से खड़ा किया गया है ये कहने के लिए कि सरकार की जो अच्छे कदम हैं उन कदमों पर तुम रोक लगाओ और जेपीएससी की परीक्षा को उसी तरीके से कलंकित किया जाए जो झारखंड के गठन से आज तक होती आ रही है। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि ये सारे आरोप गलत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये लोग मान्यवर पीटी का एग्जाम के बाद मेंस की परीक्षा पर रोक लगाने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट गए थे, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इनकी मांगों को खारिज किया था। इसलिए कि मान्यवर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को पाया कि पीटी के परीक्षा के संचालन में कहीं भी त्रुटि नहीं हुई है। हाँ, कुछ मानवीय भूलें थी और आयोग ने उसको स्पष्ट किया था कि उन मानवीय भूलों को हम लोग सुधार लेंगे, जिसके आधार पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि हम मेंस की परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाना चाहेंगे। मान्यवर, आज का पूरा सदन, जबकि निश्चित रूप से आज अनुपूरक बजट पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होती
और अनुपूरक बजट की महत्वपूर्ण चर्चा पर सरकार का पक्ष सुनने के लिए हमारे साथी मौजूद रहते। आज ये कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ के लिए इस पूरे के पूरे समय का इस्तेमाल किया गया। मैं पूरी जवाबदेही के साथ सदन में मान्यवर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम साथियों को जेपीएससी के कार्यप्रणाली और बाकी चीजों से पर विरोध है तो उनके पास माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। वो जाएं, माननीय न्यायालय अपने संज्ञान में लेकर इन विषयों का निष्पादन करेगा। लेकिन मान्यवर, मैं कतई नहीं चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पहली बार कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। पहली बार 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत को, अपनी योग्यता को आजमाया है। कोई भी ऐसी परिस्थिति उन बच्चों के भविष्य के ऊपर बड़ा कुठाराघात होगी और इस आगे बढ़ते युवा झारखंड में युवाओं की नौकरी के जो सपने हैं उनके ऊपर बड़ी चोट होगी। बस इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप जय हिंद। इरफान साहब को पहले 1 मिनट, इरफान साहब 1 मिनट, अमित जी 1 मिनट में आप अपना बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, जब समय है ही है तो 1 मिनट में नहीं 1 मिनट में रखिए। आप सबको उसी समय के हिसाब से चले तो ज्यादा नहीं। कोई विशेष बात लोगों से छूट गया था। अध्यक्ष महोदय, ठीक रखिए। अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट पे चर्चा करते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, अभी अगर बातें सत्ता पक्ष की और विपक्ष की अगर आप सुने तो कुल मिलाकर के जेपीएससी का मामला बहुत गंभीर है। अभी माननीय सत्ता पक्ष के भी लोग, माननीय विपक्ष के भी लोग जिन विषयों को रख रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जेपीएससी साफ सुथरे एग्जाम ले। यहाँ के बच्चों का जो उम्मीद है सरकार से और जेपीएससी से, उनके भविष्य अच्छे संभले। यहाँ तो अगर आप देखें सत्ता पक्ष या विपक्ष, जो पहले सत्ता पक्ष में था, दोनों अपने अपने स्तर से लंबी रेखाएं खींचना चाह रही है। आज जो सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष ने पहले कैसे जेपीएससी में घपले किए, आज आप उन विषयों की चर्चा कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से 81 सदस्यों का ये मांग है कि जेपीएससी का एग्जाम की सीबीआई जांच हो या फिर उनका जांच करके उन्हें रद्द करते हुए पुनः एग्जाम दिलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत विशेष मामला मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आज दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक रेलवे लाइन जो गई हुई है, रेलवे लाइन अपने जमीन को अधिग्रहण कर रहा है, घेराबंदी कर रहा है। एक तरफ से बाउंड्री वाल कर रहा है, एक तरफ से कटीले तारों को घेर रहा है। अध्यक्ष महोदय, और वैसे स्थिति में जो रेलवे लाइन के बगल में हमारे झारखंड में पड़ने वाले गया गजंडी से जो शुरू होता है, जो धनबाद गोविंदपुर तक जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिस गांव को 2 भागों में बांट दिया जा रहा है। अब जब हम लोग रेलवे से बात करते हैं तो वो कहता है कि रास्ता बनाना राज्य सरकार का काम है। आप लोग राज्य सरकार से ये आग्रह कीजिए कि आपको उस साइड जाने के लिए अंडरपास कैसे देंगे या ओवरब्रिज का काम कैसे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जांच करा के वैसे जगहों पे रास्ता कैसे बने उसका मैं संज्ञान देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि केटीपीबीएस जो कोडरमा में है, कोडरमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वहां कैलेंडर सिंह नाम का एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनके परिजन को किसी तरह प्रशासन ने दबाव देकर उनका अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन आज के दिन में भी उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो क्रियाक्रम श्राद्ध करने के छोड़ करके इस ठंड में वहां पे गेट नंबर 1 के पास धरना पे बैठी, वरना जिला प्रशासन सुध लेने के लिए कोई तैयार है, ना ही डीवीसी के कोई अधिकारी तैयार है। अध्यक्ष महोदय, तो उन्हें न्याय मिले ऐसा मैं आग्रह आपसे करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रखंड मुख्यालयों में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ये कार्यक्रम देखने के लिए जरूर पंचायत भवन में या पंचायतों में होती है। अध्यक्ष महोदय, उसको बोरा में बांध करके सभी कागज को लाया जाता है ब्लॉक मुख्यालय में, और वहां के पंचायत प्रतिनिधि या उनके जो दलाल रहते हैं उनके माध्यम से फिर उसकी छटनी की जाती है और वैसे अपने व्यक्तियों को सिर्फ लाभ पहुंचाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, और फिर उसे बोरा में बांध करके सारे एप्लीकेशन को जहां तहां रोड में फेंक दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप बहुत अखबार के माध्यम से भी आपके पास सूचना आया होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं, अंचल कार्यालय में, आज पूरे राज्य की मैं बात करता हूं, अंचल कार्यालय में एक भी मोटेशन बिना पैसा का नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, एक भी दाखिल खारिज बिना पैसा का नहीं होता है, एक भी ऑनलाइन नहीं होता। आज 25-25 और 3-3 हजार बच्चों का, स्टूडेंट का जातीय आवासीय ऑनलाइन फंसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अंचल कार्यालय को दुरुस्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, चलिए, आज मैं एक और विषय बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य,
अब सरकार का उत्तर होना है और एक माननीय सदस्य को बुलवाना है। जो शिक्षक का पिछले बार नियुक्ति हुआ है, जो दूसरे जिले में कार्यरत है अध्यक्ष महोदय, जो पलामू के शिक्षक है वो साहबगंज में है, साहबगंज के शिक्षक पलामू में है। आज उनको भाषा के कारण छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में दिक्कत हो रहा है। स्थानीय भाषा उस शिक्षक को जानकारी नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। और जहां तक हम समझते हैं कि सरकार का भी ये कहना है कि बच्चों को वहाँ की स्थानीय भाषाओं से पढ़ाया लिखाया जाए। हो गया माननीय तो वैसे स्थिति में वैसे शिक्षकों को पूरा जिला में स्थापित कर अपने पंचायतों में प्रखंडों में लाया जाए। सदस्य जनाब इरफान अंसारी जी, हो गया बिजली का आप फिर अगर कुछ बात है तो लिख के भिजवा दीजिए। कोई बात है तो आप लिख के भिजवा दीजिए, उसको शामिल कर लेना। माननीय सदस्य जनाब इरफान अंसारी जी। अध्यक्ष महोदय, आपको सूचना है, 1 मिनट। ये हाउस का जो टेम्परेचर है सर 17 पर है। अब आप देख लीजिए, इतनी सर्दी लगती है, हम लोग उठ के बाहर भाग जाते हैं हर थोड़ी देर के बाद। कृपया आप इस पे ध्यान दीजिए, और आपको भी छींक छाक आ रहा है तो जरा इसको टेम्परेचर को ठीक ठाक कराया जाए। चलिए 24-25 कराया जाए। आप तो बोल दिए। अब अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महोदय। आज विपक्ष के लोग यहाँ नहीं है। अगर लोग रहते महोदय तो कुछ मैं आंकड़ा लाया था, उन तक मैं जरूर कहता महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य बने 22 साल हो गया लगभग, और 20 साल यहां पर भाजपा ने शासन किया। शासन ही नहीं, हिटलर शाही के तहत राज्य किया महोदय। राज्य लिया गया आदिवासी और मूलवासियों के लिए, लेकिन लगता नहीं है अब कि हमारे आदिवासियों का विकास हुआ है, मूलवासियों का विकास हुआ है। हर क्षेत्र में चले जाइए, केवल शोषण ही शोषण हुआ है। ये लोग केवल अपने स्वार्थ की राजनीति लोगों ने किया है, कभी भी यहाँ के लोगों के बारे में लोगों ने नहीं सोचा। मैं कहना चाहता हूं महोदय, इनका आचरण से मुझे लगता है, सीखने को मिलता है कि जब तक इस राज्य में कोयला है, बालू है, लोहा है, तब तक भाजपा है। जिस दिन इस राज्य से कोयला खत्म हो जाएगा, बालू खत्म हो जाएगा, सोना खत्म हो जाएगा या लोहा खत्म हो जाएगा, स्वतः भाजपा यहां से चली जाएगी, भगाने की आवश्यकता नहीं होगी महोदय। अभी अमर बावरी जी यहां पे नहीं है, उससे जो बातें सरकार के बारे में रखा महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कल्चर और कांग्रेस का कल्चर महोदय, ये टोटली डिफरेंट मुझे लग रहा है। ये लोग धर्म की राजनीति करती है, भाई भाई में आपस में लड़ाने का ये लोग राजनीति किया, कभी भी भाई को जोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा हम लोगों ने जोड़ के चलने का काम किया है, और खास करके हमारी जो डायनेमिक सीएम है महोदय, उनका जो थॉट है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा होगा। आज आपने देखा होगा महोदय कि मुख्यमंत्री का एक योजना का जो अभियान चलाए हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए महोदय, में हमको लगता है कि कम होगा। आज सरकार आपके द्वार जा रही है, आपके घर, आपके गांव, आपके पंचायत तक सरकार पहुंचने का काम कर रही है। आपने देखा होगा महोदय, इससे पहले भी भाजपा के लोग थे, रघुवर दास जी यहां मुख्यमंत्री थे महोदय, ये गए थे अमेरिका, अपने साथ पूरा कैबिनेट, मतलब सभी लोगों को, 40 लोगों को अमेरिका ले गए महोदय। खर्चा कितना? 40 करोड़ रुपया का खर्च हुआ महोदय।
पैसा किसका था? ये गरीब का पैसा था, ये आदिवासियों का पैसा था, मूलवासियों का पैसा था। आप अमेरिका में जाकर आप कहते हैं कि झारखंड का हम विकास करेंगे। अमेरिका में पूरा पैसा आपने तहस नहस कर दिया। कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, वहां भी वही हाल। झारखंड का विकास करना है तो अमेरिका क्यों जा रहे हो भाई? जापान क्यों जा रहे हो भाई? देखिए हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री महोदय वो अमेरिका नहीं जा रहे, वो जापान नहीं जा रहे, वो कहां जा रहे? हमारे पंचायतों में जा रहे महोदय, और एक एक लोगों की समस्या से अवगत करा रहे महोदय। मुझे तो अच्छा लगता है महोदय। हम भी गए, सभी विधायक जो सत्ता पक्ष विधायक है, सभी लोग, हम लोग गए गांव में, पदाधिकारी के साथ हम लोग बैठे, लोगों की समस्याओं को सुना। और वैसे लोग महोदय जो ब्लॉक नहीं जा सकते थे, ब्लॉक उनको दूर लगता था। जब भी जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जब हम देखे कि बूढ़ा बूढ़ी लोग वहां पे आकर फॉर्म भरवा रहे हैं हम लोगों से, हमने फॉर्म भरा महोदय, मुझे अच्छा लगा। एक गरीब का फॉर्म अपने हम, एक गरीब का पेंशन आकर अपने हाथों से हम दे रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है महोदय? ये बहुत अच्छी योजना थी महोदय। मैं भाजपा के विधायक इस योजना में भाग नहीं लिए, इनको भी जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कितना लड़ोगे बार, आपस में कितना लड़िएगा? कम से कम झारखंड का विकास के बारे में तो सोचिए। आज हमारे यूथ दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आप चले जाइए, अब हड़ताली चौक में चले जाइए महोदय, हमारे यूथ धरना पर बैठे हैं। जिम्मेवार कौन है? ये भाजपा के लोग हैं। ऐसा नियम बना दिया, ऐसा नियमावली बनाया आपने, आज हमारे छात्र छात्राएं सड़क पर हैं। जिम्मेवार कौन है? आप लोग। आज आप सत्ता से बाहर है तो आपको दर्द हो रहा है। जेपीएससी के बारे में कहना चाहते हैं। अभी दामोदर भाई बता रहे थे, जो आंकड़े पेश किए महोदय, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को मौका मिला, उस राज्य के मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने। जेपीएससी की शुरुआत उन्होंने किया महोदय, और उसी समय से शुरुआत किया। गड़बड़ियों का लगता है हेडमास्टर थे वो महोदय। इतना ज्यादा करप्शन भाजपा के लोगों ने किया कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ के छात्रों के मेरिट के साथ यदि किसी ने खेलने का खिलवाड़ किया है तो ये भाजपा के लोगों ने किया महोदय। मैं कहना महोदय, मुझे थोड़ा समय दिया जाए महोदय, थोड़ा सा हम आ रहे हैं। देखिए महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के पुत्र और बहू का चयन पीटी में परीक्षा में नहीं हुआ था महोदय। आज अगर भाजपा के लोग होते तो मैं कहता, लेकिन महोदय उसमें मुख्यमंत्री थे वो, उनके पास पावर था, सत्ता था महोदय। पीटी परीक्षा में चयन नहीं होने के बाद भी महोदय एडिशनल पीटी परीक्षा लिया गया। एडिशनल महोदय, बताइए, ये संसार करने वाली घटना नहीं तो क्या है? उसके बाद महोदय डिप्टी कलेक्टर में उनका सिलेक्शन होता है महोदय। दूसरी ओर महोदय, अभी दामोदर जी बता रहे थे महोदय, नहीं है तो ठीक है। मुकेश कुमार महतो महोदय, मैं कहना चाहता हूं, कौन है मैं जानना चाहता हूं। मुकेश कुमार महतो, वो महोदय जो जानकारी मुझे मिल रहा है उतना जानकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड का डीएसपी है महोदय। हो सकता है कल एसपी बन जाएगा महोदय। ये अगर भाजपा की सरकार आई तो एसपी बनना तय है उसका। ये है महोदय, कम से कम मैं कहना चाहता हूं, जो भी सरकार बनी है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनकी मेरिट के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए। पैरवी और बल पे आप पोस्ट तो गेन कर लेते हैं, लेकिन आगे क्या हस होगा, युवा पीढ़ी में इसका क्या असर जा रहा है महोदय, ये भी देखने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूंगा कि जो जेपीएससी में इस बार जो एग्जाम कंडक्ट किया गया महोदय, 2,50,000 छात्र अभ्यर्थी ने भाग लिया, और सिलेक्शन महोदय जो जानकारी मुझे मिल रही है 4,242 छात्र इसमें अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और 4,000 के वो हमारी झारखंडी है महोदय। दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं महोदय। और मैं भाजपा के लोग यहाँ नहीं है, उनको भी कहूंगा कि 200 लगभग 200 अप्रॉक्स 200 लगभग 230 या 40 लोग हैं, वो भी हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, या कहिए कि जेपीएससी में पास आउट हुए छत्तीसगढ़ के लोग हैं उसमें, उत्तर प्रदेश योगी जी के भी लोग हैं उसमें, तो सबका समावेश है उस रिजल्ट में महोदय। तो मैं कहूंगा कि जो एग्जाम हुआ है वो अच्छा हुआ है महोदय, और आगे भी एग्जाम होगा। छात्रों को कहूंगा कि आपके माध्यम से कि थोड़ा धैर्य रखिए,
हमारी सरकार फेयर सरकार है, फेयर एग्जाम लेती है, छात्रों के साथ हम लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग आपके भविष्य की चिंता हमारी सरकार को है। महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं महोदय, कोरोना काल में जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शायद स्वास्थ्य मंत्री जी भी शायद काफी अच्छा काम किए महोदय, और हम लोगों ने झारखंड के लोगों को जान बचाने का काम किया। ऐसे समय में महोदय मैं कहना उचित समझता हूं, भाजपा के लोग यहां नहीं है, ये लोग महोदय घर में बैठकर पकौड़ा छाक रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं। कोरोना काल में महोदय एक भी इनके विधायक सड़क पर नहीं निकले, लोगों की जान नहीं बचाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को निर्देश दिए, मैं भी महोदय अपने विधायक छोड़कर मैं लोगों की जान बचाने के लिए मैदान में उतर गया महोदय। कई लोगों को घर वाले मना किए कि मत जाओ, लेकिन मेरे परिवार नहीं किया महोदय। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जान बचाना है, यही सेवा है महोदय। आज देखिए सामान्य कोरोना से आज पूरे देश में झारखंड का नाम हो रहा है। हमारे फ्रेंड फोन करते हैं, विदेशों से फोन करते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि नहीं झारखंड अच्छा काम किया महोदय, कोरोना में झारखंड ने बहुत अच्छा काम किया। महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, सरकार को, खास करके स्वास्थ्य विभाग को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बिहार में महोदय, आपको याद होगा महोदय, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा महोदय जिस तरह से रेमडेसिविर ब्लैक में मिल रहा था महोदय इंजेक्शन, उस समय लग रहा था कि जान बचाना ही प्राथमिकता है। लोग अपने गरीब लोग दवाई के लिए घर बेच रहा है, गाय बेच रहा है कि पैसा लाओ और इंजेक्शन खरीदो, बड़ी मुश्किल से ब्लैक में मिलता था महोदय। उसके बाद भी हम कई लोगों की जान चले गई महोदय। मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको पिछली बार भी मैंने लाया था महोदय, मैं चाहूंगा महोदय कि सरकार जिस तरह से बिहार में 4-4 लाख रुपया कोरोना पीड़ित मरीजों को देने की जो घोषणा किया है महोदय, हम चाहेंगे कि हमारी सरकार भी वैसे लोगों को 50,000 रुपया से बढ़ाकर 4-4 लाख रुपया कर दे, ताकि महोदय उन परिवारों के प्रति बहुत अच्छी संवेदना जाएगी और सरकार की जो छवि भी अच्छा होने का काम करेगा। स्वास्थ्य में भी हमें लगता है कि अच्छा एक पहल होगा महोदय। दूसरा है महोदय, एक बात और महोदय, मान्य आज मैं कंक्लूड करूंगा महोदय थोड़ा सा महोदय। 2 दिन पहले महोदय घटना, संसदीय कार्य मंत्री है, आपके माध्यम से मैं कहूंगा महोदय, कोडरमा में एक वीडियो वायरल हुआ महोदय, उसमें महोदय एक पदाधिकारी, एक दरोगा महोदय एक समाज को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है महोदय, ये तो लगता है जलियांवाला बाग की तरफ है। जलवा बाग में महोदय किसी समाज को आप गाली दीजिएगा, आपको ये अधिकार किसने दे दिया महोदय? ऐसे पदाधिकारियों को महोदय मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री से मांग करता हूं, मुझे सस्पेंड नहीं, वैसे पदाधिकारी को बर्खास्त कीजिए, ताकि जो आपसी समाज में जो भाईचारगी है महोदय वो बना रह सके। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा महोदय, ये बहुत हो गया महोदय। आज अगर भाजपा की सरकार होता तो उस पदाधिकारी को अवार्ड देता ये लोग महोदय, ये बर्दाश्त नहीं थोड़ा सा महोदय, हम चाहेंगे कि इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है महोदय। माननीय सदस्य महोदय दूसरी बात महोदय, एक बात और खत्म कर रहा हूं महोदय कि अभी देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया है कि बच्चियों के लिए 21 साल के बाद शादी हो महोदय। महोदय मैं आपके माध्यम से कहूंगा महोदय, आज देश को 21 साल या 18 साल या 25 साल या 40 साल की आवश्यकता नहीं है महोदय। मैं देश के प्रधानमंत्री, आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा महोदय, आज देश को चाहिए विकास चाहिए, बच्चियों को डेवलपमेंट के लिए उनको कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, बच्चों को समाज में आगे लाने के लिए उसके उत्थान में हम चाहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए कुछ हो गया। अब सरकार का उत्तर। हमारे विपक्ष के सहयोगी आज सदन के पहली पाली से ही अनेकों विषय लेकर के सदन पर उतरे हुए अध्यक्ष महोदय, एक इनका विषय नहीं अध्यक्ष महोदय। और ये भी बात सही है अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सत्ता पक्ष को डिक्टेट भी नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय, कब क्या आएगा नहीं आएगा, ये सरकार के सत्तारूढ़ दल के
लोगों का चिंता है अध्यक्ष महोदय। रही बात जेपीएससी का, अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बातों को नहीं खरीदना चाहता अध्यक्ष महोदय, और ये हमारे स्वभाव में भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगला नंगा हो तो हम भी नंगा हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, बीते सरकार के कार्यकाल में भी, उसमें हम लोग विपक्ष में थे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी जेपीएससी की बातें उठाई, और वो जेपीएससी का आज हंस रही है अध्यक्ष महोदय, उसके अध्यक्ष आज जेल में है। कई चीजें सीबीआई जांच के दायरे में है। कई लोग, मतलब वो दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में जिन पर जांच है अध्यक्ष महोदय, वो लोग कार्यरत भी अध्यक्ष महोदय। नए तरीके से ये शुरू हुई अध्यक्ष महोदय, 5 साल में ना ये लोग ना एग्जाम दे पाए, ना एग्जाम दिया हुआ का रिजल्ट भी निकाल पाए अध्यक्ष महोदय। और अभी के जेपीएससी की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य में अध्यक्ष महोदय कहा जाए कि देश में ये पहली बार है अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े पैमाने पर जेपीएससी में बच्चों ने परीक्षाएं दी अध्यक्ष, क्योंकि इस बार अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जेपीएससी में जो अभ्यर्थी थे उनको फॉर्म भरने के लिए निःशुल्क हम लोगों ने लगभग उनके लिए आसान कर दिया था अध्यक्ष महोदय। इससे बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना भविष्य आजमाने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें अध्यक्ष महोदय, ये पीटी का जो रिजल्ट आया है अध्यक्ष महोदय, कल ये जेपीएससी का विषय माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी ने कहीं इस विषय को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया कि जेपीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जेपीएससी है या जेपीसी है, उनको यह भी नहीं पता अध्यक्ष महोदय। अब इसमें सरकार की क्या गलती है अध्यक्ष महोदय, जब आज की स्थिति ये कि रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे सामान्य में जा रहे हैं, सामान्य कोटि के बच्चे कम उत्तीर्ण हुए हैं अध्यक्ष महोदय। ये पहली बार है जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना किस्मत आजमाया है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें जब आयोग से उनकी जिज्ञासा को संपुष्ट करने के लिए बुलाया जाता है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बच्चे नहीं शामिल होते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब सवाल है, चूंकि आज हम सदन पर यह चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्णय उसको लेना है अध्यक्ष महोदय। आज सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कई आज जितने जेपीएससीयां हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया अध्यक्ष। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी 2 अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, भाड़े के लोगों को आप जवाब देने के लिए बोले, जवाब दे रहा है। आप सुनिए मान्य सर, सुनिए, आप जवाब मांगे, जवाब दे रहा है। इनकी नियुक्ति का आलम यह है
अध्यक्ष महोदय, इनकी आप जवाब मांगे, माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं, सुनिए, उसके बाद आपत्ति करिएगा। अभी जवाब सुन लीजिए। पुलिस की नियुक्ति इन लोगों ने कर दी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा जवाब मांगे ना आप माननीय सदस्य, जवाब तो दे रहे हैं, सुनिए। जेपीएससी से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय, अनाज पहुंचाते हैं, तेल पानी नमक पहुंचाते हैं, और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को वहां धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिस का क्या हुआ? और इन लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय इतने पाप किए हैं, वो टिकरा तो आज हम लोग अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। आज सहायक पुलिस को भी जिस तरीके से इन लोगों ने 5 साल तक एक कठपुतली की तरह नचाया अध्यक्ष महोदय, आज उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का जिम्मा आज हमारी है। आज अध्यक्ष महोदय 20 साल इन लोगों ने सत्ता चलाया अध्यक्ष महोदय इस राज्य में, 20 साल सबसे अधिक सत्ता इन लोगों ने चलाया अध्यक्ष महोदय। आज तक पारा टीचरों का समस्या नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय। सुनिए, और आप सुनिए, जवाब मांगे हैं तो सुनिए। 20 साल में अध्यक्ष महोदय 15-16 साल, ठीक है, 15-16 साल आप चला लिए ना जी। अच्छा हो गया ना, सुनिए, 15-16 साल ही सही अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार, ऐसा डबल इंजन की सरकार कि बॉगी में पैसेंजर नाम का कोई इनके पास था ही नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिसों को इन लोगों ने जो माननीय सदस्य के लिए उपयोग, माननीय सदस्य, नतीजा है माननीय सदस्य, जब सदन नेता बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था माननीय सदन नेता की ओर से की गई है। आप सभी माननीय सदस्यगण सादर सादर आमंत्रित हैं। सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न। अध्यक्ष महोदय, और ये भी बात सही है अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सत्ता पक्ष को डिक्टेट भी नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय। कब क्या आएगा नहीं आएगा ये सरकार के सत्तारूढ़ दल के लोगों का चिंता है अध्यक्ष महोदय। रही बात जेपीएससी का अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बातों को नहीं खरीदना चाहता अध्यक्ष महोदय, और ये हमारे स्वभाव में भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगला नंगा हो तो हम भी नंगा हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, बीते सरकार के कार्यकाल में भी, उसमें हम लोग विपक्ष में थे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी जेपीएससी की बातें उठाई, और वो जेपीएससी का आज हंस रही है अध्यक्ष महोदय, उसके अध्यक्ष आज जेल में है। कई चीजें सीबीआई जांच के दायरे में है। कई लोग, मतलब वो दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में जिन पर जांच है अध्यक्ष महोदय, वो लोग कार्यरत भी अध्यक्ष महोदय। नए तरीके से ये शुरू हुई अध्यक्ष महोदय। 5 साल में ना ये लोग ना एग्जाम दे पाए, ना एग्जाम दिया हुआ का रिजल्ट भी निकाल पाए अध्यक्ष महोदय। और अभी के जेपीएससी की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, ये राज्य में अध्यक्ष महोदय कहा जाए कि देश में ये पहली बार है अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े पैमाने पर जेपीएससी में बच्चों ने परीक्षाएं दी अध्यक्ष। क्योंकि इस बार अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने जेपीएससी में जो अभ्यर्थी थे उनको फॉर्म भरने के लिए निःशुल्क हम लोगों ने लगभग उनके लिए आसान कर दिया था अध्यक्ष महोदय। इससे बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना भविष्य आजमाने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें अध्यक्ष महोदय, ये पीटी का जो रिजल्ट आया है अध्यक्ष महोदय, कल ये जेपीएससी का विषय माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी ने कहीं इस विषय को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया कि जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है,
जेपीएससी है या जेपीएससी है, उनको ये भी नहीं पता। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें सरकार की क्या गलती है अध्यक्ष महोदय? जब आज की स्थिति ये कि रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे सामान्य में जा रहे हैं, सामान्य कोटि के बच्चे कम उत्तीर्ण हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार है जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना किस्मत आजमाया है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें जब आयोग से उनकी जिज्ञासा को संपुष्ट करने के लिए बुलाया जाता है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बच्चे नहीं शामिल होते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब सवाल है, चूंकि आज हम सदन पर यह चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जब पीएससी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्णय उसको लेना है अध्यक्ष महोदय। आज सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कई आज जितनी जेपीएससीयां हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप, कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया अध्यक्ष महोदय। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी 2 अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं तो ये मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, भाड़े के लोगों को आप जवाब देने के लिए बोले, जवाब दे रहा है। आप सुनिए 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 सुनिए, मान्य सदस्य सुनिए, आप जवाब मांगे, जवाब दे रहे हैं। इनकी नियुक्ति का आलम ये है अध्यक्ष महोदय, इनकी आप जवाब मांगे, मान्य सदस्य जवाब दे रहे हैं, सुनिए, उसके बाद आपत्ति करिएगा। अभी जवाब सुन लीजिए। पुलिस की नियुक्ति इन लोगों ने कर दी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा जवाब मांगे लोग, आप मान्य सदस्य जवाब तो दे रहे हैं, सुनिए जेपीएससी से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। आंदोलन करने वाले लोगों को बैकडोर से ये फाइनेंस करते हैं अध्यक्ष महोदय, अनाज पहुंचाते हैं, तेल, पानी, नमक पहुंचाते हैं, और ये अपने विश्व हिंदू परिषद के नौजवानों को वहां धरना में बैठाते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिस का क्या हुआ? और इन लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय इतने पाप किए हैं, वो टिकरा तो आज हम लोग अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। आज सहायक पुलिस को भी जिस तरीके से इन लोगों ने 5 साल तक एक कठपुतली की तरह नचाया अध्यक्ष महोदय, आज उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का जिम्मा आज हमारी है। आज अध्यक्ष महोदय 20 साल इन लोगों ने सत्ता चलाया अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में 20 साल सबसे अधिक सत्ता इन लोगों ने चलाया अध्यक्ष महोदय। आज तक पारा टीचरों का समस्या नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय। सुनिए सुनिए, और आप सुनिए, जवाब मांगे हैं तो सुनिए। 20 साल में अध्यक्ष महोदय 15-16 साल, ठीक है, 15-16 साल आप चला लिए ना जी। अच्छा हो गया ना, सुनिए, 15-16 साल ही सही अध्यक्ष महोदय। डबल इंजन की सरकार, ऐसा डबल इंजन की सरकार कि बॉगी में पैसेंजर नाम का कोई इनके पास था ही नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सहायक पुलिसों को इन लोगों ने जो मान्य सदस्य के लिए उपयोग, मान्य सदस्य, नतीजा है मान्य सदस्य, जब सदन नेता बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 7वें शीतकालीन सत्र में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था माननीय सदन नेता की ओर से की गई है। आप